तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं तस्वीर यूनुस सेकंड बॉडी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपनी तालीमी बोर्ड्स 9 10 में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने वालिदैन से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको फ़ोन और मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर्स पर हमारी तालीमी वीडियो से तालीम हासिल करने का मौका दें। ठीक है, आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे में ऑनलाइन क्लासेस लें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा जब आप जाओगे स्कूल तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली जूम क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हर क्लास की हर सब्जेक्ट की हमारे पास तालीमी वीडियोस मौजूद हैं जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग नंबर 2 है, लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री, एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। हम ये आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 8th क्लास के साइंस में आप ये पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर क्या है और मैथ्स नंबर क्या है। The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. हमें पता है ना न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज होती है। नंबर 1 प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर जो गोल दायरे में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, शेल के अंदर। अब एटॉमिक नंबर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है उतना उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। मैं मिसाल देता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 1 और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। अगर किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितनी 5 होगा। ठीक है, अगर उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 6। 7 होंगे तो 7 होगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। इसको हम कितने कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, Z, जिसे हम Z कहते हैं। ठीक है, एज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। हमने ये बात की थी पिछले लेक्चर में कि जितने एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है। Each element has a specific atomic number termed as its identification number. हर एलिमेंट का स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है जिससे हम इसको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन। ऑल हाइड्रोजन एटम के कितने प्रोटॉन होते हैं 1, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। ऑल एटम जिस है ऑफ कार्बन के 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। सिमिलरली इन ऑक्सीजन ऑल एटम्स हैव 8 प्रोटॉन्स। 8 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 8। सिंपल। सल्फर 16 प्रोटॉन शोइंग एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 16। सल्फर के पास 16 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 16। अब बात आ जाती है मैस नंबर। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में फर्क क्या है। एटॉमिक नंबर में हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बस, जबकि मैस नंबर में हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बात आपको क्लियर हो रही होगी। वहां पर सिर्फ प्रोटॉन्स था, मैस नंबर में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन से सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। अगर ए आ जाए तो आप समझ जाना ये क्या है, मैस नंबर, और अगर जेड आ जाए तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है, एटॉमिक नंबर। इट इज कैलकुलेटेड। अब मैस नंबर को हम कैसे करते हैं, मैस नंबर को हम करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर जमा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी मैस नंबर होता है प्रोटॉन्स जमा न्यूट्रॉन्स, इस कॉल्ड मैस नंबर। यानी एक एलिमेंट है, मैं आपसे कहूँ कि उसके प्रोटॉन है 4,
इसके न्यूट्रॉन है 2। बताओ इसका मैस नंबर क्या है। अब आपको पता है मैस नंबर में आप प्रोटॉन को भी देखोगे और न्यूट्रॉन्स को भी देखोगे, तो 4 जमा 2 क्या हो जाएगा 6, तो इसका मैस नंबर क्या हो जाएगा 6। लेकिन अगर मैं कहूँ उसका सिर्फ एटॉमिक नंबर क्या है, फिर एटॉमिक नंबर में आपने सिर्फ प्रोटॉन को देखना है, न्यूट्रॉन को नहीं देखना। फिर आप कहोगे उसका एटॉमिक नंबर है 4 और मैस नंबर है 6। तो ये इस तरह, ये क्लियर सिंपल सी चीज है, इसको आपने अच्छी तरह देखना। इसी तरह each proton and neutron has one atomic, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट होता है 1। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास ना सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अब इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है क्योंकि 1 प्रोटॉन। अब उसका मास नंबर क्या होगा, मास नंबर के लिए जमा करते हैं प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अब एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन, तो 1 जमा 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो उसका मास नंबर भी 1 है हाइड्रोजन का और एटॉमिक नंबर भी 1 है। अब कार्बन एटम के 6 प्रोटॉन है और उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 ही न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर क्या हो जाएगा 6 जमा 6, सही हो गया। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सिर्फ प्रोटॉन। तो मास नंबर कार्बन क्या है 12, जबकि एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। एटॉमिक नंबर मास नंबर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट में आपको ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब ये देखो, ये इसका आउटर शेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसको शो किया हुआ है इन्होंने, ये मैं स्पॉटलाइट करता हूँ, ठीक है। ये इसको ये इसका न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर हमने देखें तो प्रोटॉन्स मौजूद है, ये प्रोटॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। और ये इसके क्या है न्यूट्रॉन, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता था कि वो होता है मास नंबर, ऐसी तरह ऐसे हमने मास नंबर की बात की थी, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स और ये जो बाहर रिवॉल्व करते हैं ये है इलेक्ट्रॉन। तो वो एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो क्या लाएगा इसका एटॉमिक नंबर। अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं यानी मास नंबर की, तो मास नंबर में आ जाएगा प्रोटॉन्स जमा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हमें पता है। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये इसमें एक टेबल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 0। तो 1 जमा 0 एटॉमिक नंबर तो वैसे 1 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 तो एटॉमिक नंबर 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जमा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाता है मास नंबर को, जिसको हम ए से शो करते हैं। तो 1 जमा 0 क्या आएगा 1। एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन के 6 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। ये देखो एटॉमिक नंबर 6। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है, तो 6 जमा 6 12 मास नंबर होगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 8, तो यहीं से एटॉमिक नंबर आ गया 8। अब हमने देखना मास नंबर क्या है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है और इसके न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं, तो 8 जमा 8 क्या हो गया 100। तो अब क्लियर होनी चाहिए, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। अब एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इसको देखते हैं। How many protons and neutrons are there in an atom? के उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं एक एटम के अंदर है, जिसका एक इसको जाहिर करता है मास नंबर को। अभी हमने पढ़ा इसका मास नंबर है 238 और उसका एटॉमिक जेड एटॉमिक नंबर उसका 92। अब वो कहते हैं इसके प्रोटॉन्स कितने हैं और इसके न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स का तो हमें पता लग जाएगा, ऐसे ही है ना, एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया 92।
अब न्यूट्रॉन्स का नहीं पता कि न्यूट्रॉन्स कितने, ठीक है, क्योंकि मैस नंबर टोटल दिया हुआ है 238। अब हम एक काम कर सकते हैं ना, हमें पता है कि ये जो मैस नंबर होता है A इज इक्वल टू Z जमा, यानी Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, Z जमा न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हमें न्यूट्रॉन का नहीं पता, Z उसने दे दिए 92 और मैस नंबर उसने टोटल दे दिया 238। तो हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया जमा न्यूट्रॉन। अब आपको ये भी पता है कि ये इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 238 में से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे ना, एग्जैक्टली आ जाएंगे। तो 146 इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको एक से भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप डाटा, हमने एक डाटा बना, मैस नंबर 238, एटॉमिक नंबर 92, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पहले ही पता लग गया 92। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का a माइनस जेड, ये अभी मैंने ऊपर अभी करके दिखाया है, a माइनस जेड, ठीक है। तो मैस नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप माइनस कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये कहा था ना कि ये जो मैस नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने क्या चाहिए, न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, मैस नंबर में से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी 238 इसका मैस नंबर है, जिसमें से 92 एटॉमिक नंबर, 92 उसमें प्रोटॉन। जाहिर सी बात है 238 में से अगर एक चीज 92 में माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारी एग्जांपल है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक मास यूनिट क्या है। अब देखो नाम से एटॉमिक, अभी हमने मास नंबर की बात की एटॉमिक में, अब वो तो हो गया ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन। अब एटम इतना स्मॉल है कि हमें उसका वेट नहीं पता कि हाइड्रोजन का वेट क्या है ग्राम के अंदर, ग्राम में देखते हैं ना, हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि हाइड्रोजन का मैस नंबर 1 है तो वो 1 है, नहीं ग्राम तो नहीं है, वो तो उसका मैस नंबर है ना, ठीक है। अब कोई चीज आप बाजार जाते हो, शुगर लेने जाते हो, चीनी हो गई या कोई भी आटा वगैरह, तो आप किलोग्राम में लेते हो, ग्राम में लेते हो कोई चीज, ठीक है। तो मैस को हम किस तरह ग्राम में ले, अब मैस से छोटा एलिमेंट है बहुत ही स्मॉल, ठीक है, एलिमेंट, फिर वो एटम से मिल गया तो एटम है बहुत ज्यादा स्मॉल, ठीक है। एलिमेंट तो चलो एटम से मिलकर बना है तो वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, जो हम देख नहीं सकते, जैसे गोल्ड हो गया, एटम है बहुत स्मॉल। अब एटम का हमें एग्जैक्टली वेट नहीं पता, क्योंकि जब हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसका वेट, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सी, रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव का मतलब है किसी से रिलेट करना। आप उस साइंटिस्ट ने कहा कि हम क्या करेंगे, इसका बेस्ट नंबर कैसे, एटॉमिक मास कैसे फाइंड करें, तो उन्होंने एक एलिमेंट लिया कार्बन, अब उन्होंने इसको एक फिक्स कर दिया कि हम कोई भी दूसरा एलिमेंट किससे करेंगे, एलिमेंट उन्होंने कार्बन लिया, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट होगा हम उसके साथ कंपेयर करेंगे कार्बन के 12 के तरफ से। अब इसकी देखते हैं इसका, as we know that mass of an atom is too small to be determined practically, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, अभी बताया मैंने आपको। However, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of carbon। कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स हम अभी तक दरियाफ्त कर चुके हैं जिससे हम मैस को, किसी भी एलिमेंट के मैस को, कार्बन जो 12 का है, जो कार्बन अभी हमने पता है एक एलिमेंट है, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कौन सा मैस आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मैस।
किसका? उस एलिमेंट का जिसको हम कार्बन से रिलेट कर रहे हैं। द रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। Relative atomic mass of an element is the average mass. कौन सा mass? Average mass of the atoms of that element. For example, हाइड्रोजन की मिसाल ले लो, ठीक है, as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope. यानी हाइड्रोजन है, अगर हम उसके एवरेज मास को, कार्बन 12 है, कार्बन है ना 12, उसके 1/12 पार्ट से कंपेयर करें। 1/12 पार्ट क्या होता है? जैसे कार्बन का 12 एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, ठीक है। अब 12 का 1/12 पार्ट क्या होगा? 1, ठीक है। 12 अगर हम 12 को 12 हिस्सों में तकसीम करें तो उसका 1/12 हिस्सा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अब हमारी इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन हम दोबारा ऐसे करते हैं। The relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to the 1/12 of the mass of an atom of carbon. यानी किसी भी चीज का अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो हमें उसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? 1/12 यानी 12वां हिस्सा, 1/12 कहते हैं 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन हो, मैं आपसे कहूं कि मुझे नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, तो आप उसको किससे कंपेयर करोगे? 1/12, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम से क्या करोगे? कंपेयर करोगे। तो ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद करनी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, के एलिमेंट का एवरेज मास एज कंपेयर, कौन किससे कंपेयर? टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। आइसोटॉप क्या करता है? जिसके एलिमेंट जिसके अंदर डिफरेंट मास नंबर हो पर एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम। ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम आइसोटॉप्स की बात करेंगे। अच्छा, बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। अब कार्बन है, उसका मास है जो एटम का वो है 12 यूनिट फॉर एग्जांपल, तो उसका 1/12 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट। अभी मैंने मिसाल, यानी कार्बन के एटम है उसका जो मास है वो है 12 यूनिट्स, यानी 12 है किस चीज में, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 1/12 तो भी 1 यूनिट होगा। When we compare atomic masses of other elements, दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक masses को अगर हम एटॉमिक mass of कार्बन से कंपेयर करें तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने अभी बात बताई, किसी भी एलिमेंट के masses को अगर मैं कार्बन 12 के mass से कंपेयर करूंगा तो क्या कहलाएगा? वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। The unit for relative atomic masses is called atomic mass unit। अब इसका यूनिट क्या होगा? अब हम कंपेयर कर रहे हैं, अब यूनिट तो होगा ना, जिस तरह ग्राम होता है, सब किलोग्राम होता है, ठीक है, मीटर होता है, ये सारे यूनिट है। तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये नहीं भूलना, यही हम आगे बढ़ते रहते हैं कि कार्बन के अंदर 12 एटॉमिक मास यूनिट है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास। तो ये सब हमने जो यूनिट निकाले हैं ये कंपेयर करके निकाले हैं सैंडिस में। और इसका सिंबल क्या है? AMU। ए से एटॉमिक, एम से मास और यू से यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, अब इसकी वो डेफिनेशन सिंपल लफ्ज में कर रहे हैं। 1 atomic mass unit is 1/12 of the mass of 1 atom of carbon। अब ये एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है। 1 atomic mass unit, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12। when this atomic mass unit is expressed in gram, अब इस एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या करते हैं? ग्राम में तब्दील कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह। ये आ गया हमारे पास,
तो एसआई यूनिट हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनली हम जो यूज करते हैं मैसेज ऑफ पार्टिकल, यानी वन एटॉमिक मास को यूनिट को अगर मैं ग्राम में कहूँ तो किसके बराबर होगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -27 ग्राम, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट है तो उसका ग्राम के अंदर वजन कितना है 1.66 ज़रब 10 की पावर -27 ग्राम। मैं आपसे कहूं कि 2 एटॉमिक मास यूनिट है तो आप क्या करोगे, 2 को ज़रब कर दोगे 1 पॉइंट इससे 2 से, ठीक हो गया। अब जैसे कार्बन के 12 यूनिट्स हैं तो 12 को किससे ज़रब कर दोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम के अंदर। अब एटॉमिक मास यूनिट में ग्राम नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आपको मैं कहूँ कि मुझे इस एटम को का एलिमेंट का जो वजन है ना मुझे ग्राम में चाहिए, तो आप इसको आसानी से पहले तो इसको देख लोगे कितना एटॉमिक मास यूनिट है, फिर इसको ज़रब दे दोगे 1.66 ज़रब। अब एक टेबल देखने से आपको आसानी रहे, प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, ठीक है, सब पार्टिकल है, न्यूक्लियस में +1 इसका चार्ज है। अब इसका मास नंबर है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हमने किससे कंपेयर किया होगा, कार्बन के, ठीक हो गया। तो इसका है 1.00736 इसका एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं आपसे कहूं कि इसको आप ज़रब दे मुझे ग्राम में कन्वर्ट करें तो आप इसको किससे ज़रब देंगे 1.66 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर -27। जब मैंने इसको ज़रब दिया तो ये मेरा मास आ गया ग्राम के अंदर 1.6727 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -23। अब ये मेरा ग्राम में आ गया, पहले किस में था AMU, ठीक है, अब किस में आ गया, ग्राम। इसी तरह न्यूट्रॉन है, इसका न्यूट्रॉन का AMU का यूनिट ये है तो अब इसका ग्राम में ये आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अभी हमने ये पढ़ते हैं, स्टार्ट में भी हमने के वाटर केमिकल कंपाउंड है, ये सारी चीजें नहीं पढ़ी। अब जैसे ये हमारे पास है वाटर, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, तो वो कहते हैं इसको हम केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं, तो मैंने वैसे बताया है। अब हमने उसके कुछ स्टेप्स होते हैं किस तरह, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको बताया था कि Na लिख देना, क्लोरीन का क्लोरीन सी। अब वो कहता है इसके कुछ स्टेप्स है कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। Compounds are represented by chemical formula as elements are represented by symbols से हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। Chemical formula of compounds are written keeping the following। अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब इस कुछ स्टेप्स है, बारी बारी हम स्टेप्स को देखते हैं। Symbols of two elements are written side by side in in order of positive by first। वो कहता है कि जैसे ये सोडियम है ना Na और ये क्लोराइड है, अब मैं इसको किस तरह लिखूंगा, केमिकल इकट्ठे लिखना तो इसको मैं साथ के साथ लिखूंगा। सबसे पहले वो कहता है सोडियम हमें आता है पॉजिटिव है, मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, तो कहता है पहले पॉजिटिव वाला लिखो, फिर उसके बिल्कुल साथ ही क्लोराइड नेगेटिव वाला लिखो। इस तरह ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। ये जो इसकी वैलेंसी है ना वो राइट टॉप कॉर्नर पे देखो, प्लस उसने ऊपर लिखा हुआ राइट, कैल्शियम के ऊपर, इसी तरह नेगेटिव भी जिस तरह मैंने अभी ऊपर लिखा है। तो ये सेकंड स्टेप है। The valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method। तो कहता है इसकी जो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से भी इसकी वैलेंसी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसके आगे कौन से स्टेप्स हैं। अब ये मेरी बात ये देखिए, सोडियम क्लोराइड इन्होंने लिखा हुआ है प्लस का साइन, नेगेटिव साइड बाय साइड। अब कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है +2, क्लोराइड 1 चूज करता है। अब मेरी बात सुनो कि कैल्शियम 2 लूज कर रहा है और क्लोराइड एक गेन कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, तो इसका मतलब है एक और क्लोराइड आएगा। अब ये बराबर है, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव हो गए,
और ये क्या है, 2 पॉजिटिव। अब बराबर हो गया, तो ये देखो कैल्शियम के एक इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है कैल्शियम से, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम 2 लूज करता है और क्लोराइड के 2 यूज होते हैं, हर क्लोराइड एक गेन करता है। सोडियम क्लोराइड एक एक है, कोई मसला नहीं है, इसको हम ऐसे लिख देंगे सोडियम। अब इसमें देखा जाए तो आप कहोगे सर आपने ये साइन क्यों नहीं लगाया, प्लस ऊपर प्लस नेगेटिव है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब वैलेंसी बराबर हो ना, प्लस और नेगेटिव ये आपस में क्या हो जाता है, न्यूट्रल, कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, तो हम इसके ऊपर चार्ज नहीं लगते, हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव है, ठीक है, इसकी वैलेंसी इसलिए। अब कैल्शियम क्लोराइड में ये +2 है और ये क्या है, -2, तो इसलिए हम ये लिखते हैं +2 -2 आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हम साइन लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमें पता है चार्जेस मौजूद है, तो इसमें अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अब ये कुछ आगे फिर से कुछ रूल्स दे रहा है। If the balances are same, next step, if the balances क्या हो, same हो, they are offset and are not written। अभी मैंने बताया ना कि balances same है, सोडियम 1 है, क्लोराइड -1, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। But if they are different, they are indicated as such at the same position। For example, sodium chloride की अगर मिसाल है, both the balances are offset and formula is written as sodium chloride। दोनों की एक एक बैलेंसी है, उसकी +1 है और इसकी -1 है, इसलिए हमें इसके ऊपर चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे लिख देंगे सोडियम क्लोराइड। Whereas calcium chloride is represented by formula। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कैल्शियम क्या एक एटम यूज हो रहा है और क्लोराइड के कितने हो रहे हैं, 2, इसलिए हम ये 2 नंबर लिख रहे हैं। कैल्शियम 2 लूज करेगा तो क्लोराइड 1 लेगा, तो इसलिए एक और क्लोराइड है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इफ एन आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स which is called radical। अगर आयन क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम which is called radical। आयंस अभी हमने आगे भी पढ़ेंगे कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। रेडिकल कहते हैं जिसके ऊपर कोई डॉट आ जाए, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे तफसील से। The chemical formula of such compound is written as explained 3, writing the negative radical within the parentheses। For example, केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का जो केमिकल फार्मूला है Al2SO4 thrice, and that of calcium phosphate है Ca3PO4 twice। ये केमिकल फार्मूला ये कुछ है, सिर्फ आपने इसको ज्यादा डीप में नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का इसका प्रॉब्लम, इसका मसला ये है, मैं आपको ऐसे बताऊं, एल्यूमिनियम है ना मेटल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जैसे 2+। अब जो सल्फेट है ना, ये पूरा आयन है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन करता है, जैसे SO4 थ्राइस, और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव है ये दोनों अब आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हम इसको इस तरह राइट करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम इसका कैल्शियम 3 और फॉस्फेट, यानी इसका नेगेटिव पार्ट आ गया, ये भी इसका नेगेटिव पार्ट, और ये इसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट, ठीक हो गई। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस लेवल पर, बस आपको इसी तरह याद रखना। हमारा नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जो एम्पेरिकल फार्मूला, हमें ये पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है क्या चीज। एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं सिंपल रेशियो को। केमिकल फार्मूला होते हैं 2 टाइप के, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी ऐसी सिंपल रेशियो के वो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो। The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound, कि उस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज क्या है कंपाउंड में मौजूद है। जैसे वाटर है कि हाइड्रोजन कितनी परसेंट में मौजूद है और ऑक्सीजन कितनी में, यही रेशियो कहलाती है।
कि ऑक्सीजन कितनी रेशियो में मौजूद है और हाइड्रोजन कितनी रेशियो में मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसका अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन कितने में है, 2 है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन क्या है 1। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस तरह देख रहे हैं तो ये रेशियो होती है सिंपल, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। दोबारा देखो, इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर कहते हैं सिंपल रेशियो। अक्सर मैथ में आपको कहा होगा कि इसको जैसे 10/12 10/10 आपको मैथ में कहा होगा इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। अब ये सिंपल हो गया ना, पहले 10/12 बड़ी बड़ी वैल्यू थी, अब 5/6 हो गई छोटी। तो यही एम्पिरिकल फॉर्मूला के होल नंबर रेशियो of atoms present in a compound. The empirical formula of compound is determined, ये हम determine कर सकते हैं percentage composition. However, here we will explain it simple example. अब जैसे covalent compound है सिलिका has simplest ratio 1:2. क्या मतलब है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, यानी सिलिका कितने में रेशियो में मौजूद है और ऑक्सीजन कितने में मौजूद है। Therefore, its empirical formula हुआ सिलिका, यानी जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला सिलिका है, ये है फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ कि सिलिकॉन 1 रेशियो में मौजूद है और ऑक्सीजन कितने में 1:2। तो इससे ज्यादा हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते ना, 2 को हम मजीद उससे छोटा नहीं कर सकते, तो इसके आगे हमने डिवाइड करने के लिए सिलिकॉन तो कहीं डिवाइड नहीं होगा, तो 1:2 में मौजूद है। सिमिलरली अगर ग्लूकोज की बात करें तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ग्लूकोज है 1:2 कार्बन हाइड्रोजन। अब ग्लूकोज की मैं आपको मिसाल दूं, ग्लूकोज का फार्मूला होता है कार्बन 6 और हाइड्रोजन होते हैं 12 और ऑक्सीजन होते हैं 6। ये है फार्मूला। अब मैं आपसे कहूँ इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। अब देखो ये तो है ना एकदम लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ, अब इसका सिंपल फॉर्म में क्या लिखोगे, 6 को इससे डिवाइड कर दोगे, 6 को इससे डिवाइड कर दोगे, 6 को इससे, तो रेशियो क्या आएगी 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। तो अब हम कह सकते हैं कि कार्बन किस रेशियो में मौजूद है 1, हाइड्रोजन किस में मौजूद है 2 में और ऑक्सीजन किस में मौजूद है 1 में। यह है कहलाता, सिंपल करनी होती है बताओ। अब आप ये कार्बन 6 है, हाइड्रोजन, ये तो हो गए ना नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6। अब रेशियो नहीं है, ये रेशियो जब बनाते हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि कार्बन 1 रेशियो में मौजूद है और हाइड्रोजन 2 में और ऑक्सीजन 1 के। तो अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, CH2O। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया ना, देखिए कार्बन 1 रेशियो में, ऑक्सीजन भी 1 रेशियो में और हाइड्रोजन 2 रेशियो में। तो ये कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। कार्बन ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हुआ ये। मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, मैं कहूँ C10 है, H8 है और ऑक्सीजन भी 10 है। अब यानी कार्बन के 10 एटम है, हाइड्रोजन के 8 एटम है और ऑक्सीजन के 10 एटम। अब मैं इसका कहूँ एम्पेरिकल फार्मूला बताऊं, ये तो हो गया ना सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, ये मुझे बता रहे हैं। अब आपने इसको सिंपल रेशियो में करना है, तो आप क्या करोगे कि 2 से डिवाइड कर दोगे, चलो तो ये बन जाएगा 2 पंजे 10, ये बन जाएगा 2 पंजे 10 और ये बन जाएगा 2 चौक 8, ठीक है। तो यानी 6 से कार्बन 5 हो गया और हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 4, सॉरी ऑक्सीजन हो गया 5। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। पहले देखो बड़ी वैल्यू होती है C10 H8 और O10, अब हमने इसको सिंपल रेशियो में कर दिया क्योंकि अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला।
अब तो आगे चलते हैं फॉर्मूला यूनिट। देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की बात हम बहुत पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड जो आयंस फॉर्म में हो, सोडियम क्लोराइड, जो उसमें चार्जेस हो, प्लस नेगेटिव चार्जेस हो, और उसको हम फॉर्मूला मैथ्स भी कहते थे, याद है ना? फॉर्मूला यूनिट इट इज डिफाइंड एज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन। आयंस ये तो हो गया ना एटम्स की। हमें आयंस की सिंपल रेशियो को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का 1 आयन है और क्लोराइड का भी 1 आयन है, लेकिन ये माइनस में है और ये है प्लस में। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हम क्या लिखेंगे कि 1 1 की फॉर्म में, तो एम्पेरिकल फार्मूला भी इसका सिंपल ही आएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज सोडियम क्लोराइड। ये देखो 1 है, 1 1 सिंपल फार्मूला। सिमिलरली फार्मूला पोटेशियम ब्रोमाइड, ये पोटेशियम +1 में है, ब्रोमाइड भी -1 में है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। नेक्स्ट चलते हैं। गाइस ये हमारा आज का रिकॉर्डिंग नंबर 2 थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।